आइए आज हम बात करते हैं डी नोवो पिरामिडीन एंड प्यूरिन सिंथेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पिरामिडीन और प्यूरिन की सिंथेसिस कैसे होती है और ये प्यूरिन और पिरामिडीन क्या है। हम पीछे ही बता के आ चुके हैं कि जो हमारे डीएनए होता है, डीएनए में जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, इसी को हम प्यूरिन या पिरामिडीन बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से बात करके आ चुके हैं कि ये प्यूरिन या पिरामिडीन होंगे। दोनों को हम बता चुके हैं कि प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन होता है और पिरामिडीन साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन होता है। ठीक है, तो ये प्यूरिन और पिरामिडीन हुए और ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके जो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें आके ये ऐड होते हैं। देखिए यहाँ पे हम दिखाएं, और इसके बिना डीएनए का फॉर्मेशन मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, डीएनए के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इस वजह से इसका फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर इसका इस नाइट्रोजनस बेस का चाहे वो प्यूरिन हो या पिरामिडीन हो, अगर इसके सिंथेसिस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो आगे क्या है, सेल फॉर्मेशन। और पूरा सेल का मतलब हमारी पूरी साइकिल होती है, पूरी बॉडी बनी होती है, सेल की बनी होती है। अब जो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, डीएनए का सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बॉडी जो है मींस आगे साइकिल जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है, ना नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी ना कुछ आएगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे ये प्यूरिन और पिरामिडीन होते हैं। और अगर इसकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ गई तो हमको पूरी सेल साइकिल स्टॉप देखने को मिलेगी। सेल साइकिल स्टॉप, इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यही चीज होता है प्यूरिन और पिरामिडीन में, और इसकी सिंथेसिस हम यहाँ पे देखेंगे। और सिंथेसिस में देखिए हम यहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो ड्रग्स हैं जो इस सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, कैसे कैसे इनहिबिट करती हैं, तो वो हम देखेंगे। और ये क्यों फायदेमंद होती हैं जो सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पिरामिडीन और प्यूरिन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो देखिए जो ये प्यूरिन की सिंथेसिस होती है ना, ये प्यूरिन की सिंथेसिस देखिए हम यहाँ पे इसमें बात कर रहे हैं, और इसमें देखिए हम पिरामिडीन की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्यूरिन की सिंथेसिस ना, ये हमको सेल्वेज पाथवे में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेल्वेज पाथवे में हमको प्यूरिन की सिंथेसिस देखने को मिलती है। वहां पे सेल्वेज पाथवे क्या होता है आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यूरिन सेल्वेज डिफिशिएंसी या प्यूरिन सेल्वेज पाथवे जो है यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम बिल्कुल बात कर लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिडीन की। तो देखिए पिरामिडीन के स्ट्रक्चर हम पीछे बात करके आए। ये देखिए पिरामिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एस्पार्टेट होता है और कार्बामाइल फास्फेट होता है। ठीक है, तो एस्पार्टेट और कार्बामाइल फास्फेट से मिलकर ये हमारा पिरामिडीन का फॉर्मेशन होता है। जबकि प्यूरिन में देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टेट, इन सब का रोल होता है। तो अब इसकी हम बात करेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो कार्बामाइल फास्फेट और एस्पार्टेट ये दोनों मिलके पिरामिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए हम बात करते हैं। तो देखिए पिरामिडीन बेस प्रोडक्शन, तो पिरामिडीन बेस प्रोडक्शन में हमको रिक्वायर्स एस्पार्टेट, तो एस्पार्टेट की हमको जरूरत पड़ती है। तो एस्पार्टेट की कैसे जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो देखिए हम बताएं। ये देखिए सबसे पहले स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूटामाइन जो होता है, ग्लूटामाइन से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है और यहाँ पे देखिए कार्बामाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है इसको हम बोलते हैं CPS2, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 जो होता है CPS2 जीन, ये इस ग्लूटामाइन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और यहाँ पे 2 ATP का भी यूज करता है। ठीक है, 2 ATP को 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हो गई और ये बन जाता है कार्बामाइल फास्फेट। तो देखिए अब कार्बामाइल फास्फेट बन गया और ये जो रिएक्शन हुई ना, ये रिएक्शन हमारी चलती है साइटोसोल में। ठीक है, तो ये साइटोसोल में ये वाली रिएक्शन चली और देखिए यहाँ पे CPS2 जीन जो है, इसको एक बार हम बता दें कि देखिए यूरिया साइकिल में हम बात करके आए हैं कि यहाँ पे हमारा CPS1 जीन होता है। ठीक है, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 जीन होता है और ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट और अमोनिया को कंबाइन करता है 2 ATP के प्रेजेंस में ही कार्बामाइल फास्फेटेज में। ठीक है, तो देखिए कार्बामाइल फास्फेटेज में ये कन्वर्ट किया। तो कार्बामाइल फास्फेटेज यहाँ पे भी बना और कार्बामाइल फास्फेटेज यहाँ हमारे पिरामिडीन सिंथेसिस में भी बना। ठीक है, तो इस वजह से दोनों एंजाइम का नाम एक ही है, दोनों एंजाइम का नाम एक ही है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करता है और इसका रॉ मटेरियल अलग होता है। और ये जो होता है ये हमारा साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में वर्क करता है और इसका रॉ मटेरियल अलग होता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम होता है। और क्या होता है, कार्बामाइल फास्फेट। ठीक है, तो देखिए कार्बामाइल फास्फेट बना, ये देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में बना, जो कि यूरिया साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और जबकि हम बात करें पिरामिडीन सिंथेसिस में, तो पिरामिडीन सिंथेसिस में देखिए ये हमारा साइटोसोल में बन गया। ठीक है, तो साइटोसोल में बना और यहाँ पे देखिए 2 ATP यहाँ यूटिलाइज हुई और 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फोकस कर रहे हैं और इसको हम रिलेट कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हम यहाँ पे क्लिनिकल पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल पॉइंट बताएंगे इस वजह से बता रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लूटामाइन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बामाइल फास्फेट बन गया और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क किया CPS2 एंजाइम, तो CPS2 एंजाइम कार्बामाइल फास्फेट का फॉर्मेशन कर दिया और ये फॉर्मेशन हुआ हमारा साइटोप्लाज्म में। अब देखिए साइटोप्लाज्म में जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए ये एस्पार्टेट आता है। ठीक है, एस्पार्टेट आता है, हम बताए ना कार्बामाइल फास्फेट और एस्पार्टेट ये दोनों मिलके पिरामिडीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी पिरामिडीन के स्ट्रक्चर में ये होते हैं। तो देखिए हम पिरामिडीन के स्ट्रक्चर में फिर से दिखाते हैं, कार्बामाइल फास्फेट और एस्पार्टेट। कार्बामाइल फास्फेट यहाँ हमारा ग्लूटामाइन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बना यहाँ पे CPS2 एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये एस्पार्टेट देखिए अब आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बामाइल फास्फेट जो है ये एस्पार्टेट से कंबाइन किया और यहाँ पे जो एंजाइम होता है, एंजाइम हम देखिए यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया ना, यहाँ पे जो हमारी पूरी साइकिल दिखाई गई है ये बिल्कुल शॉर्ट में दिखाई गई है
और ये साइकिल ना बहुत ही लंबी होती है। यहाँ पे कई सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में दिखाया गया है। लेकिन हम कुछ एंजाइम, ठीक है, सारे एंजाइम को हम नहीं यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, कुछ एंजाइम बीच के जो है इंटरमीडिएट एंजाइम, उनको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं क्योंकि वो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो जो एंजाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है ना, जिसको समझाने के लिए कोई जरूरत पड़ रही है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सारे को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर सारे को एक्सप्लेन करें ना तो बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत लंबा पाथवे होगा हमारा। तो जो इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल रेलेवेंट पॉइंट जो है, जिसको यहाँ पे समझाने में जरूरत पड़ेगी, उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। और जहां पे जरूरत नहीं, वहां पे जैसे बुक में दिया गया वैसे हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया, कार्बोमाइल फास्फेट से एस्पार्टेट कंबाइन होता है तो ओलेटिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे ये इतना बता दिया गया, लेकिन इसके बीच में देखिए यहाँ पे और इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनते हैं, उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंटरमीडिएट सब्सटेंस देखिए कौन कौन से होते हैं, वो जरूरी है हमारे लिए तो समझना, ठीक है। तो देखिए कार्बोमाइल फास्फेट से जब एस्पार्टेट कंबाइन होता है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एंजाइम वर्क करता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज, ठीक है। तो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज इस कार्बोमाइल फास्फेट और एस्पार्टेट को कंबाइन करता है और यहाँ पे जो बनाता है सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं कार्बामाइल एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो कार्बामाइल एस्पार्टेट या कार्बामाइल एस्पार्टिक एसिड बनता है। अब इस कार्बामाइल एस्पार्टिक एसिड पे देखिए यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोओरोटेट, ठीक है। तो डिहाइड्रोओरोटेट यहाँ पे वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है डिहाइड्रोओरोटिक एसिड में, ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रोओरोटिक एसिड बना, ये डिहाइड्रोओरोटिक एसिड ये साइटोसोल में बना, ठीक है। तो साइटोसोल में बना, इसलिए इसको हम यहाँ पे ब्रेक किए, ठीक है। ब्रेक करने का हमारा मेन मकसद यही था कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि डिहाइड्रोओरोटिक एसिड ये साइटोसोल में बना। साइटोसोल में बनने के बाद ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हम ग्रीन वाला दिखा ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। तो देखिए ये बनता जो है ये साइटोसोल में, साइटोसोल में बनने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो डिहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम होता है, ये इस डाइहाइड्रोओरेटिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ओरेटिक एसिड में, ठीक है। तो देखिए ओरेटिक एसिड अब बना, ठीक है। तो ओरेटिक एसिड जो बनता है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ये ओरेटिक एसिड बना और इसका जो प्रीकर्सर था ये डिहाइड्रोओरेटिक एसिड था, ये साइटोसोल में बना था, लेकिन ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया था। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में आया फिर यहाँ पे ये डिहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ओरेटिक एसिड बन गया। अब ये ओरेटिक एसिड देखिए बना तो, लेकिन ये फिर फौरन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाता है। इस वजह से देखिए हम आधा अंदर आधा बाहर बनना है कि मतलब बनता अंदर है लेकिन फिर फौरन बाहर आ जाता है, यानी साइटोसोल में आ जाता है। और फिर साइटोसोल में जब ओरेटिक एसिड आ जाता है ना, तो फिर साइटोसोल में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये राइबोज 5 फॉस्फेट, यानी क्या देखिए ये हमारा 5 फॉस्फेट है ना, ये देखिए राइबोज ये है यानी राइबोज शुगर, ठीक है। तो राइबोज शुगर देखिए यहाँ पे है और इसमें ये फॉस्फेट जो होता है यहाँ पे ऐड रहता है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ऐड रहता है, ठीक है। PO4 यहाँ पे ऐड रहता है, ठीक है। तो राइबोज 5 फॉस्फेट ये होता है। इस राइबोज 5 फॉस्फेट पे देखिए यहाँ पे PRPP, जिसको हम फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो PRPP फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज वर्क करता है और यहाँ पे देखिए ATP का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे क्या करता है एक फास्फेट को ऐड कर देता है। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये जो फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बना ना, तो ये देखिए फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अब आके इस ओरेटिक एसिड से कंबाइन करता है और जब इस ओरेटिक एसिड से कंबाइन करता है साइटोप्लाज्म में, तो यहां पे हमारा बनता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट आके यहां पे बनता है। अब देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो बना, देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट क्या है कि न्यूक्लियोटाइड है। क्यों न्यूक्लियोटाइड है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो देखिए यहां पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड हम पीछे ही बता क्या है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि इसमें देखिए ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और ये राइबोज होता है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखिए हमारा बन गया क्या, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट ये बन गया यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और हम बताएं कि ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो बना ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड से देखिए यहाँ पे इसके न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोसाइड हो जाता है और इसको हम बोलते हैं यूरिडीन। और अगर यहाँ से इसको नाइट्रोजनस बेस को इसको अलग कर दें तो देखिए नाइट्रोजनस बेस जो हमारा तो है ये यूरासिल। तो इस तरीके से देखिए हमारा यूरासिल का फॉर्मेशन हो गया। और ये यूरासिल हमको कहां देखने को मिलेगा, ये हमको आरएनए में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आरएनए में देखने को मिलेगा तो पता चला ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो होता है ये हमको आरएनए के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, डीएनए में नहीं देखने को मिलेगा। हम पीछे बता के आगे चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन गया। तो पता चला एक नाइट्रोजनस बेस हम दिखाए कैसे बनता है, यहाँ पे दिखा दिए कि यूरासिल का फॉर्मेशन कैसे होता है तो बता दिए। तो देखिए यूरासिल यानी पिरामिडीन में यूरासिल का फॉर्मेशन दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे अभी और क्लिनिकल बताई गई है, अभी हम उसको बात करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बना। अब देखिए ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट पे
एंजाइम और करता है और यहाँ पे एक फास्फेट और ऐड होता है, ठीक है। तो एटीपी के प्रोसेस में एक फास्फेट और ऐड होता है और ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो होता है ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था, अब यूरिडीन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ये था यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसमें देखिए एक और फास्फेट ऐड हो गया तो ये हो गया हमारे यूरिडीन डाइफॉस्फेट। अब ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखिए एक एंजाइम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है। तो देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या करता है, ये देखिए ये हमारा जो है यूरिडीन डाइफॉस्फेट है और यूरिडीन डाइफॉस्फेट में देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे भी और थर्ड कार्बन में भी। और हमको मालूम है कि जब सेकंड और थर्ड दोनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको हम राइबोज बोलते हैं, इसी वजह से हमारा हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड था, लेकिन यहाँ पे एंजाइम वर्क किया राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज और ये यहां से इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया और जब इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया तो ये देखिए ये हमारा बन गया डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो देखिए ये डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट बन गया। डीऑक्सी कैसे हुआ कि यहाँ पे से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया, इस वजह से हो गया हमारा डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था यूरिडीन डाइफॉस्फेट और यहाँ पे हो गया डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट बन गया। अभी हम एंजाइम पे बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे पूरा पाथवे समझा दे रहे हैं। तो ये हमारा बन गया डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखा दिया कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से हट गया। अब ये देखिए डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट से फिर यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है और ये हमारा बन जाता है डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अभी यहाँ पे देखिए डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जब बना तो यहाँ पे एक एंजाइम और करता है जिसको हम बोलते हैं थाइमिडाइलेट सिंथेज, ठीक है। तो ये देखिए थाइमिडाइलेट सिंथेज ये क्या करता है, इस डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। तो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट का इस्तेमाल करता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट को ये डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी यहाँ से दो फोलेट जो होते हैं ये यहाँ से आ जाते हैं हमारे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, इस वजह से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हमारा बन जाता है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी हम बता दें पहले, फिर इस पे हमें आते हैं। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इस पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो बना, ये डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। हम दिखाएं स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे देखिए एक फॉस्फेट है और यहाँ पे देखिए थाइमिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे आपको दिखा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया और यहां से हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा थाइमिडीन जो कि हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया और यहां से देखिए इसको पेंटोज शुगर को भी अलग कर देंगे, सिर्फ थाइमिन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थाइमिन हमारा देखिए ये हमारा पिरामिडीन सिंथेसिस में हमको देखने को मिल गया, ठीक है। तो पिरामिडीन में देखिए हमको ये देखने को मिल गया, यानी थाइमिन कैसे बना ये हम यहाँ पे देख लिए और यूरासिल कैसे बना हम यहाँ पे ये देख लिए, ठीक है। तो यूरासिल और थाइमिन हम देख लिए। अब यूरासिल और थाइमिन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो बना था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए में देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, देखिए थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट ही तो है। तो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये जब बनेगा ही नहीं, किसी भी तरीके से इसकी सिंथेसिस रुक जाएगी तो डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये चेन की तरह है, पूरा चेन है। अब ये चेन जब ब्रेक हो जाएगी तो डीएनए आगे फॉर्मेशन डीएनए का नहीं होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। इस वजह से हमको डीएनए सिंथेसिस स्टॉप देखने को मिलेगी और सारी चीजें हमें आगे स्टॉप देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज हुई, इस तरीके से हम यहाँ पे ये बात कर लिए। और यहाँ पे देखिए अब हम बताएं कि ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है ये डाइहाइड्रोटेट्राफोलेट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए आगे हम B12 के टॉपिक में बात करके आए हैं कि यहाँ पे जो फोलेट आता है हमारी डाइट से ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है और यहाँ पे जब टारगेट सेल में आता है, फिर टारगेट सेल में देखिए ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट यहाँ मिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में B12 से कंबाइन करता है और ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और B12 जो कंबाइन करते हैं तो ये मिथाइलेशन जो होता है ये चला जाता है B12 पे। तो B12 जो होता है ये मिथाइल B12 हो जाता है और देखिए ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो मिथाइलेटेड था अब नॉन मिथाइलेटेड हो गया। जब नॉन मिथाइलेटेड हो गया तो अब देखिए ये नॉन मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट है, फिर यहाँ पे कई रिएक्शन चलती है, उसके बाद ये टेट्राहाइड्रोफोलेट ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है और ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट देखिए इस डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से कंबाइन करता है और यहाँ पे यही थाइमिडिलेट सिंथेस वर्क करता है और यही डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यही रिएक्शन जो यहाँ पे दिखाया ना, यही कि देखिए यहाँ पे मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो हम दिखाए ना, यहाँ पे देखिए ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट देखिए यहाँ दिखाए ये इस तरीके से बन के आया यहाँ पे और जब यहाँ पे बन के आया फिर यहाँ पे ये डाइयूरिन मोनोफॉस्फेट से देखिए इससे कंबाइन किया, यहाँ पे एंजाइम थाइमिडिलेट सिंथेस था और इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट जो बना डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बन गया और ये खुद कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रोफोलेट में, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट से डाइहाइड्रोफोलेट में। तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट कहाँ से आया, हमारा दिखाने का मकसद ये था कि टेट्राहाइड्रोफोलेट इधर से भी आया, ठीक है। और ये जो डाइहाइड्रोफोलेट बना ना ये खुद टेट्राहाइड्रोफोलेट में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे देखिए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। तो डाइहाइड्रोफोलेट एंजाइम
एंजाइम जब इस पे वर्क करेगा ना तो इसको फिर से जो है इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये एंजाइम रोल प्ले करता है, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। और फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट देखिए हम बताया ना टेट्राहाइड्रोफोलेट दो तरीके से आया है। एक तो टेट्राहाइड्रोफोलेट देखिए इधर से आया डाइट से कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से यहाँ से आया, और दूसरा क्या है कि इधर से भी आया, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट यहाँ से आया, फिर ये इस तरह प्रिकर्सर का काम करेगा। तो पता चला कि अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी हो गई तो हमको ये वाला पाथवे जो है ये स्टॉप देखने को मिलेगा। यही सेम चीज हमको देखने को मिलती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। वहां पे क्या होता है कि फॉलेट की कमी हो जाती है, और जब फॉलेट की कमी हो जाती है तो फॉलेट इधर से आएगा नहीं और यहाँ से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा नहीं, क्योंकि फॉलेट जब इधर से नहीं आ रहा तो इधर से नहीं आएगा। तो हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बन पाता है। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन रहा है। तो यूरिडीन जो रहेगा यानी यूरासिल का फॉर्मेशन हो रहा है, और आरएनए में यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। इस वजह से यूरासिल की वजह से साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में आरएनए होता है जो कि डिफरेंट प्रोटीन का और एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो आरएनए का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए मैच्योर नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से देखने को मिलता है फॉलेट डिफिशिएंसी में। और सेम यही चीज B12 डिफिशिएंसी में देखने को मिलती है। जब B12 में देखिए ये B12 की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो B12 नहीं होगा, और जब B12 कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे B12 नहीं है, तो ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कैसे कन्वर्ट होगा, और जब तक टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा B12 के प्रेजेंस में, तब तक ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट भी नहीं बनेगा। इस वजह से B12 की डिफिशिएंसी में भी हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे रिलेवेंट पॉइंट था, यहाँ पे बता दिए। और यहाँ पे देखिए यही चीज दिखाएगी साइकिल की फॉर्म में कि डाइहाइड्रोफोलेट पे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वर्क करता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देता है। और यही फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट में बनता है, और ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट ये इस डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से कंबाइन करता है, और यहाँ पे डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बनता है। और यहाँ पे देखिए हम जो बताए कि ये टेट्राहाइड्रोफोलेट एक तो इधर से आया, और दूसरा ये डाइट से भी आता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, तो डाइट से भी आता है, और डाइट वाली प्रोसेस यहाँ पे हम पूरी आपको समझा दी है। ठीक, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे हम आपको समझा दिए हैं। तो ये चीज हो गया। तो हमारे दो पिरामिडिन बन गए, एक हमारा यूरासिल बन गया और दूसरा हमारा थाइमिन बन गया। ठीक है, तो यूरासिल और थाइमिन बन गया। और देखिए इसी यूरिडीन डाइफॉस्फेट से देखिए यहाँ पे एक एंजाइम और करता है जिसको हम बोलते हैं सीटीपी सिंथेटेज। ठीक है, तो सीटीपी सिंथेटेज क्या करता है, इस यूडीपी को कन्वर्ट कर देता है सिटिडीन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, तो देखिए सिटिडीन मोनोफॉस्फेट ये भी हमारा न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए जब ये न्यूक्लियोटाइड है तो इस न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाएं सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसके स्ट्रक्चर दिखाए ही होंगे। ये देखिए सिटिडीन मोनोफॉस्फेट है। तो पता चला कि अगर ये नहीं बनेगा तब भी जो हमारी डीएनए की पूरी चेन है, डीएनए की चेन में ब्रेक हो जाएगा और साइकिल आगे नहीं जाएगी। तो ये हो गया हमारा सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। और ये देखिए न्यूक्लियोटाइड है, इसी का जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा यानी यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो इसको हम बोलते हैं सिटिडीन। और जब यहाँ से देखिए ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस अलग होंगे तो देखिए हमारा नाइट्रोजन बेस जो है यही हमारा साइटोसिन कहलाता है। तो साइटोसिन कैसे बनता है हम यहाँ पे बता दिए, देखिए। ठीक है, तो हमारा पूरा पिरामिडीन सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो गया। पिरामिडीन सिंथेसिस में हम बताएं कि ये यूरासिल कैसे बनता है, ये साइटोसिन कैसे बनता है, और ये थाइमिन कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बता दिए। और यहाँ पे हम ये भी बताया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैसे होता है इस प्रोसेस की कमी की वजह से, जबकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट ये अनअफेक्टेड रहता है। इस वजह से वहाँ पे हमको जो है साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन में कोई परेशानी नहीं देखने को मिलती है, और साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है बमुकाबले डीएनए मैच्योरेशन के। इस वजह से सेल की साइज होती है बड़ी हो जाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक, तो ये पूरा हमारा पिरामिडीन सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पिरामिडीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्यूरिन सिंथेसिस की भी।